हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12th की कविता बगुले के पंख और छोटा मेरा खेत, जो चैप्टर 9 है आपकी हिंदी बुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन कविताओं को लिखा है उमा शंकर जोशी ने। सबसे पहले हम एक कवि परिचय देख लेते हैं, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये गुजराती के कवि थे और इनका जन्म 1911 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है: विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना और ये बाकी सभी। और इन्होंने सन 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था और इनका सन 1988 में निधन हो गया था। ये गुजराती साहित्य के बहुत प्रसिद्ध कवि, लेखक और चिंतक थे। इनकी कविताओं में प्रकृति, जीवन, मानवीय भावना और कल्पना का सुंदर वर्णन मिलता है। ये सरल भाषा में भी गहरी बात करने का सामर्थ्य रखते थे और इनकी रचनाएं जीवन की सच्चाई और कल्पना दोनों को जोड़ती है। और इन्होंने क्या किया था, जो कालिदास के फेमस ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तररामचरितमानस का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था। और ये आज़ादी की लड़ाई के दौरान जेल भी गए थे। तो इनका कवि परिचय अर्थात हमें इनके काव्य के रूप में तारीफ करनी होती है। तो आप इन्हें यहाँ से पढ़ के आप इनके बारे में एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब हम कविता के बारे में एक छोटा सा वर्णन देख लेते हैं। तो ये छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, ये दो कविताएं यहाँ पे इस कवि ने बताई गई है। और इस कविता में क्या वर्णित किया गया है, इन्होंने जो कवि के अंदर की जो भावनाएं हैं, कवि के बारे में जो वर्णन किया है, कवि के भावों का, उन्होंने एक खेत के रूप में वर्णन किया है कि जैसे एक खेत होता है, उसमें किसान क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप पहले जुताई करेगा, फिर बीज लगाएगा, फिर उन्हें पानी देगा, फिर वो धीरे धीरे बड़े होंगे। वैसे ही कवि क्या करता है, अपने मन में आने वाले ख्यालों को एक बीज के रूप में उसको बोता है, फिर उसे अपनी भावनाओं के साथ में उसको फूलता फलता है, मतलब उसे अपनी भावनाओं के रूप में उसे लिखते जाता है, उसे सुधारते जाता है। फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़ा होता है प्लांट। और वो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए नहीं होता है, वो बहुत टाइम के लिए ही रहता है। उसका आनंद कभी कम नहीं होता है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जैसे कि इस कविता ने छोटा मेरा एक खेत लिखा है, ये क्या टेम्परेरी रही है, इसे बहुत टाइम तक ये पढ़ा जाएगा। तो मतलब ये कविता क्या है, एक अमर हो चुकी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। शायद ये कविता अमर हो चुकी है। ठीक है, तो इस कविता में उन्होंने बताया है कि कवि का मन एक छोटे खेत जैसा होता है, एक छोटे से ऐसे खेत जैसा होता है, जिसमें वो क्या करता है, अपने भावों को, अपने विचार और कल्पना को एक बीज के रूप में वो बोता है, फिर कविता रचना बनाता है, वो फसलों को अपने ऐसे उगाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो बढ़ती जाती है और वो क्या हो जाती है, अमर हो जाती है। जो कल्पना से पैदा हुआ जो विचार होता है वो बहुत छोटा नहीं होता है, बल्कि अनंत होता है। हमारी कल्पनाएं हम कितना भी दूर दूर तक सोच सकते हैं। तो आप अगर इसे पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने इसे संक्षेप में आप लोगों को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। साहित्य गति जो अलौकिक रसधारा फूटती व क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है। यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई साहित्य कालजयी होता है, मतलब अमर होता है, और असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। मतलब हम जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, इसके बाद में और बच्चे आएंगे, असंख्य बार पढ़ा जाएगा। और खेत में पैदा होने वाला जो अन्न होता है वो कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाता है, लेकिन जो साहित्य का रस है वो कभी कम नहीं होता। इसके बाद में जो सेकेंड कविता है बगुलों के पंख, तो ये कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। उन्होंने क्या किया है, अपनी कविता को किससे कंपेयर किया है, एक सुंदर सिनारियो से कंपेयर किया है। वह आसमान में उड़ते बगुलों को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए हैं और उन्होंने इसको देख के उसमें खो जाने, उसके प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति के बारे में बताया गया। तो मैं आप लोगों को ये पढ़ के बता देती हूँ। बगुल के पंख कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवियों ने कई युक्तियाँ अपनाई हैं।
जिसमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्यौरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले इस प्रभाव का वर्णन। मतलब लेखक ने अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत सारी युक्तियाँ अपनाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस क्या है कि अगर आप जिस सिनारियो के बारे में बात कर रहे हैं उसके चित्रात्मक वर्णन भी, जिस सिनारियो के चित्रात्मक वर्णन के बारे में बता रहे हो साथ साथ उसके साथ में अपने मन में उत्पन्न हुए भाव के बारे में भी बताना। फिर इसके बाद में बोला गया वस्तुगत और आत्मगत के सहयोग की यह युक्ति पाठक को उस मूल सौंदर्य के काफ़ी निकट ले जाता है। जोशी की इस कविता में ऐसा ही है। मतलब अगर हम किसी वस्तु का वर्णन कर रहे हैं और साथ ही साथ उस वस्तु को देख के हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं अगर उसका भी वर्णन कर रहे हैं तो ये सौंदर्य के क्या है, ये सुंदरता के काफ़ी निकट ले जाती है। और इस कविता में भी कुछ ऐसा ही है। कवि काले बादलों से भरे आकाश में श्वेत काया के समान प्रतीत होते नहीं, कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनकर उड़ते सफेद बगोलों को देखता है। वह कचारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होता है। यह दृश्य इतना नयन भीरा, मतलब नयनों को प्यारा लगने वाला, मतलब आँखों को प्यारा लगने वाला है कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटका सा रह जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। क्या यह सौंदर्य से बांधने और बिंदने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है? प्रस्तुत दोनों कविताओं को गुजराती से हिंदी रूपांतर रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया। मतलब ये जो दोनों पोएम्स थी ये गुजराती में लिखी हुई थी और इसको किसने रूपांतरण किया? रघुवीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने। ये IMP चीज़ है, आप इसे अंडर करके रखिए, अंडरलाइन करके रखिए और इसे अपने दिमाग में याद रखेंगे। तो चलिए हम पोएम के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। छोटा मेरा खेत, पहले मैं इसे पढ़ लेती हूँ और फिर धीरे धीरे मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी। छोटा मेरा खेत चौकोना छोटा मेरा खेत चुकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, छन का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, झूमने लगे फल, रस आलोकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाए छन की, कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का यह अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चुकोना। हो सकता है मैंने इसे पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक्स की हूँ। ठीक है, तो इस पंक्ति प्रस्तुति से कवि का क्या ऐसे है? कवि कहते हैं कि उसका खेत असल में कागज़ का एक पन्ना है। कवि कहते हैं कि उसका खेत एक असल में कागज़ का एक पन्ना है, यानी उसका लेखक ही उसका खेत है। जो इसमें लिख रहा है वो उसी को क्या अपनी खेती बोल रहा है। एक जो छोटा चौकोना पेज है वो उसका क्या है? खेत है। मेरा एक जो छोटा चौकोना कागज़ का है वही क्या है? वो मेरा एक खेत है। कोई अंदर कहीं से आया, छन का एक बीज वहाँ बोया गया। मतलब अंदर मतलब भावों की आंधी। मतलब कभी कभी हमारे मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस एक साथ में आते हैं, तो उसे उन्होंने क्या कहा है कि विचारों की आंधी। कहीं मेरे इसमें मन में बहुत सारे विचारों की आंधी आई और छन का बीज वही बोया गया और उसी क्षण मैंने क्या किया? एक बीज वहाँ पे ऐसे बो दिया। ठीक है, समझ लो ये बीज यहाँ पे जब, यानी कि क्या होता है कि जब समझ लो इमोशंस में बह के उन्होंने इस कागज़ में एक बीज बो दिया। मतलब जो विचार उनके मन में आए उन्होंने इसे इस पे लिख दिए। ठीक है, कल्पना के रसायनों की पी, बीज गल गया निशेष। फिर उन्होंने बहुत सारी कल्पनाओं के सारे उन्होंने क्या किया? उसे पूरी तरह से बदल दिया। बीज बदल गया निशेष मतलब पहले उन्होंने क्या किया? इस कागज़ को एक खेत माना, फिर उनके मन में जो विचार आए उसे उन्होंने बीज की तरह बो दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने उसे कल्पना के सहारे बढ़ाया, जो क्या हुआ? पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे बीज जब प्लांट में ग्रो होता है तो वो बदल जाता है, वैसे उन्होंने कल्पना के सहारे इस पोएम को उन्होंने मॉडिफाइड किया तो वो क्या हुए? बदल गए। फिर शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निर्मित हुआ विषय। अब उस विचार से शब्द निकलने लगते हैं और धीरे धीरे वह सुंदर कविता या रचना बन जाती है।
ठीक है। झूमने लगे फल रस आलो की। अब उस रचना में अद्भुत आनंद आ जाता है, जो क्या होता है, बहुत खास होता है। अमृत धारा फुटती रोपाई छन की। जो विचार एक छोटे से छन में बोया गया था, अब वो अमर बन गया, वो एक इमोर्टल बन गया है। कटाई अनंत की, लूटते रहने से जरा भी ना ही कम होती। इस रचना का आनंद जितना भी लोग ले वो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे इसमें क्या है, कंपेयर किया गया है कि जो प्लांट से मिलने वाले फूड है वो क्या होते हैं, थोड़े टाइम बाद यूज़ करने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस पोएम को या जो उन्होंने काव्य रचना की है उसे कितने भी लोग खा ले पी ले, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो क्या है, अमर है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चुकोना। कवि का ये छोटा खेत क्या हमेशा से आनंद देने वाला पात्र बन चुका है। अक्षय मतलब अमर, आनंद देने वाला अमर पात्र बन चुका है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस पोएम का अर्थ समझ में आया होगा कि छोटा मेरा खेत मतलब उन्होंने एक पेज को अपना, एक छोटी सी चौकोनी पेज को अपना खेत माना। उन्होंने अपने भावनाओं की आंधी से एक बीज वहाँ पे बोया, फिर धीरे धीरे से अपनी कल्पनाओं से सजाया, कल्पनाओं से उसे पोसा, तो बड़ा होते गया और अब वो इतना आनंददायी और अमर बन चुका है कि बहुत सारे लोग उसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पोएम को देखते हैं, बगुलों के पंख। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। होले होले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए ले जाती मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें। तो इस कविता में कवि ने आसमान में उड़ते बगुलों को देखकर बहुत प्रभावित हुए हैं और उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को इसमें एक्सप्लेन किया है, अपने भावों को वर्णित किया है कि वो कैसे खुश और आकर्षित हो रहे हैं। जैसे नभ में, अब हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखें। नभ में पाती बांधे बगुलों के पंख, मतलब आसमान में बगुले लाइन बनाकर उड़ रहे हैं। ठीक है, आसमान में देखो इस प्रकार से ऐसे लाइन बनाकर बगुले उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाते वे मेरी आंखें, उनका दृश्य इतना सुंदर है कि वो मेरी आंखें उन पर टिक सी जाती है, मतलब मेरी आंखें उन पर टिक सी जा रही है और मेरे भावों को चुराते हुए ले जा रहे हैं। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, आसमान में क्या है, कहीं कहीं पे काले बादल छाए हुए। ठीक है, तो वो नभ की जो छाया है उसे यानी कि उड़ाते हुए अपने साथ ले जा रहे हैं। सफ़ेद शाम की रेत सी काया, बगुलों की सफ़ेदी शाम की रोशनी में चमक रही है जैसे रेत चमकती है। जैसे ये बादल काले काले आसमान में छाए हुए हैं, उसमें क्या है, सफ़ेद सफ़ेद बगुले उड़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, शाम की रोशनी जैसे चमक रहे हैं, जैसे रेत चमकती है। होले होले जाते मुझे बांध निज माया से, यह दृश्य धीरे धीरे कवि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसे कोई तनिक रोक रखे, कवि चाहता है कि यह सुंदर दृश्य थोड़े टाइम के लिए रुक जाए और कभी ख़त्म ही ना हो। मतलब ये जो बगुले उड़ रहे हैं, जो ये बना हुआ है मनोरम चित्र, ये हमेशा से ऐसा ही रहे। कोई ऐसा करो कि ये कभी ख़त्म ही ना हो, इसे रोक के रख लो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, मतलब यह दृश्य इतना आकर्षक है कि कवि खुद को उससे हटा ही नहीं पा रहा है। नभ में पाती बांधे बगुलों की पाखें, फिर से वही बात दोहराई गई है कि बगुले आसमान में पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। तो आशा करती है आप लोगों को दोनों कविताओं का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। पहली कविता में कवि ने अपने कल्पना और रचना के बारे में बताया गया है और दूसरी इसमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया। तो यह इस कविताओं का एक्सप्लेनेशन था। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर नोट्स के लिए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और बाकी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।